अच्छी खासी व्यवस्था की गई। सेंटरों में प्रवेश करने से पहले ही गेट पर छात्रों के हाथों को सैनिटाइज किया गया, साथ ही थर्मल स्क्रीनिंग भी की गई। आइए अब नजर डालते हैं कुछ राज्यों पर जहां पर एग्जाम सेंटरों में किस तरह की व्यवस्था की गई थी, वो आपको हम दिखाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की। देहरादून में कड़े सुरक्षा इंतजाम के बीच नीट की परीक्षा आयोजित की गई। राजधानी देहरादून के 18 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा हुई। इस दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। प्रदेश में 43 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। इस दौरान 18,000 परीक्षार्थी नीट की परीक्षा में शामिल हुए। कोरोना के चलते सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखा गया। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर की। हिमाचल के हमीरपुर में नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट नीट परीक्षा के लिए हजारों अभ्यर्थियों ने परीक्षा केंद्रों पर पहुंचकर परीक्षा दी। वहीं जिले में बनाए गए परीक्षा केंद्रों में कोरोना महामारी के चलते इसके बचाव को मद्देनजर रखते हुए पूरे एहतियात बरते गए और परीक्षा केंद्रों में सोशल डिस्टेंसिंग से लेकर हैंड सैनिटाइजेशन, मास्क और ग्लव्स पहनने का पालन छात्रों ने किया। 11 बजे के बाद परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया गया। प्रवेश से पहले नीट परीक्षा की गाइडलाइन के मुताबिक छात्रों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया गया। डीएवी स्कूल प्रिंसिपल और नीट परीक्षा इंचार्ज ने बताया कि हमीरपुर जिला में 6,700 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। तैयारी तो है ही है, बट अपना थोड़ा मेंटेन करना पड़ेगा, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग रखनी पड़ेगी और अपना जो भी है वो करना पड़ेगा, जैसे सैनिटाइज़र, ग्लव्स, और बाकी हमारे ऊपर ही है, अभी हमें अपना करना पड़ेगा अलग अलग से। थोड़ा सा डर है क्योंकि कोविड-19 का ज़्यादा असर केसेस भी हैं थोड़े यहाँ पर ज़्यादा। चलिए अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ के 3 शहरों में सेंटर्स बनाए गए। वहीं प्रदेश की राजधानी रायपुर में भी छात्र परीक्षा देने सेंटर पर पहुंचे। कोरोना के चलते रायपुर में एक नीट एग्जाम सेंटर में छात्राओं का तापमान भी चेक किया गया। इसके बाद ही उन्हें एंट्री दी गई। स्टूडेंट्स को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बिठाया गया। रायपुर में करीब 12,500 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी। बहरहाल पिछले दिनों कुछ छात्रों विपक्ष ने नीट और जेईई के आयोजन को चुनौती दी थी। कोरोना वायरस के चलते नीट परीक्षा के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने परीक्षा केंद्र बढ़ा दिए हैं, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग के पालन सही से हो सके। परीक्षा केंद्रों की संख्या 2,556 से बढ़ाकर 3,843 कर दी गई है। वहीं हर कमरे में उम्मीदवारों की संख्या को 24 से घटाकर 12 कर दी गई है। वहीं कोरोना के चलते नीट को 2 बार आगे बढ़ाया जा चुका था। पहले ये परीक्षा 3 मई को होनी थी और फिर बाद में इसे 26 जुलाई के लिए आगे बढ़ा दिया गया, जिसके बाद इस परीक्षा की फाइनल डेट 13 सितंबर निर्धारित की गई। इसके लिए 15,97,000 छात्रों ने रजिस्टर कराया है। कोरोना काल में नीट की परीक्षाएं जो हैं वो पूरे देश में प्रोटोकॉल के साथ संपन्न हुई। चंडीगढ़ में इस बार इन परीक्षाओं को लेकर 32 केंद्र बनाए गए थे, जिनमें से 15,931 विद्यार्थियों ने बैठकर परीक्षा दी। एक केंद्र में 150 से अधिक परीक्षार्थियों को नहीं बिठाया गया। इतना ही नहीं, अभिभावकों को भी केंद्र ने दूर रखा। सुबह 11 बजे से ये परीक्षा शुरू होगी और केंद्रों पर बच्चों की एंट्री का सिलसिला जो है वो लगातार जारी रहा। विद्यार्थियों ने केंद्रों पर आकर अपना पंजीकरण करवाया। इस बार लिखावट और डिजिटल हस्ताक्षर का भी मिलान हुआ। पहले इसकी जगह अंगूठा लगाया जाता था, लेकिन इस बार कोरोना कारण के चलते ऐसा नहीं हुआ। बता दें कि इस बार परीक्षा कक्ष के अंदर शिक्षक नहीं घूम सके। इसके आदेश नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जारी किए थे, लेकिन सीसीटीवी कैमरों के जरिए हर एक स्टूडेंट पर हर परीक्षा केंद्र के क्लासरूम में नजर रखी। जिस परीक्षा को लेकर सस्पेंस का माहौल चल रहा और देश भर में बवाल हुआ, नीट यानी कि मेडिकल कॉलेजों में दाखिले की वो परीक्षा जो आज संपन्न हो गई। तमिलनाडु से दुखद खबर है कि वहां नीट इम्तिहान से पहले ही 3 उम्मीदवारों के सुसाइड होने की खबर आई। जानकारी के अनुसार तमिलनाडु में 2 लड़कियों ने और 1 लड़के ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या करने वालों की उम्र 19 से 21 साल के बीच है। ये घटनाएं मदुरै, धर्मपुर और नमक्कल जिले में हुई। डीएमके की सांसद तिरुचि शिवा का आरोप है कि नीट एग्जाम से पहले 11 छात्रों ने सुसाइड किया।
पिछले दिनों हुए विवादों के बीच अभिनेत्री कंगना रनौत ने आज महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की। कंगना ने मुलाकात के बाद अपने ऑफिस में बीएमसी की तोड़फोड़ को लेकर कार्रवाई की राज्यपाल से मांग की और अपना पक्ष रखा। राज्यपाल ने मुलाकात के बाद आश्वासन भी दिया। वहीं कंगना ने कहा कि मेरे साथ जो अन्याय हुआ है उसे लेकर हमने बात की है और हमारी अभिभावक हैं यहाँ पर मुझे न्याय मिलेगा, ऐसी उम्मीद उन्होंने जताई है। उन्होंने ये भी कहा है कि राजनेता तो नहीं हूं, मुझे हमेशा से इस शहर में बहुत कुछ मिला है, लेकिन अचानक ऐसा बर्ताव हुआ। मुझे राज्यपाल महोदय से अपनी बेटी की तरह सुना। मुझे उम्मीद है कि न्याय मिलेगा। हमारे देश में जो लोग हैं, खासकर जो बच्चियां हैं, उनका सिस्टम से भरोसा उठने लगा है। ताकि भरोसा बने रहे, ये बात भी उन्होंने कही। गुरुवार को राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात के बाद जो है कंगना ने अपनी बात कही, तो वहीं अजय मेहता ने कंगना पर अपना बात कही और उस पर क्या कुछ चर्चा हुई। कंगना के खिलाफ हुई कार्रवाई पर नाराजगी जताई थी मेहता ने और इस बार जो है मुख्यमंत्री को जानकारी देने की बात भी कही थी। राज्यपाल इस विषय पर केंद्र को एक रिपोर्ट देने वाले हैं, लेकिन रिपोर्ट के बाद बीएमसी की ओर से की गई कार्रवाई पर क्या कुछ निकलकर सामने आता है, ये तो अब भविष्य के गर्भ में है। उधर मसला एक और गर्म है। मुंबई में नेवी के पूर्व अफसर मदन शर्मा पर हमले को लेकर हलचल जारी है। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने मुंबई में पीड़ित नेवी अफसर मदन शर्मा से उनके घर जाकर मुलाकात की। मुलाकात के बाद अठावले ने कहा कि मदन शर्मा पर हमले के मामले में हत्या की कोशिश का केस दर्ज होना चाहिए। राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए अठावले ने कहा कि इस तरह गुंडागर्दी करना शिवसेना की आदत हो गई है। बता दें कि जब अठावले से एएनबी न्यूज ने एक्सक्लूसिव बातचीत की थी तो उन्होंने शिवसेना की कारगुजारी और महाराष्ट्र की कारगुजारी पर सवाल उठाए थे। और जिस तरीके से लगातार ये मसला गर्माता जा रहा है, हालांकि मदन शर्मा से एएनबी न्यूज ने बातचीत की, हम लोगों ने वो चीज भी आपको एक्सक्लूसिव दिखाई। और अठावले ने जिस तरीके से शिवसेना पर गुंडागर्दी का आरोप लगाया, क्योंकि कानून व्यवस्था पर महाराष्ट्र सरकार में जो स्थिति बनी हुई है उसको लेकर लगातार सवाल विपक्ष उठा रहा है और भाजपा वर्तमान में शिवसेना और कांग्रेस पर हावी हुई पड़ी है। और कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल संसद के मानसून सत्र में सरकार द्वारा लगाए जाने वाला 11 विधेयकों में से 4 का विरोध कर सकते हैं। यही नहीं, ये सांसद अपनी चर्चाओं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जवाब भी मांगेंगे। बताया जा रहा है कि विधेयक पूर्व में लाए गए अध्यादेशों का स्थान लेंगे। इस बीच सरकार ने कहा है कि वे सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि इस कठिन परिस्थिति में सभी पक्षों से सहयोग की अपील है। उन्होंने ये भी बताया कि भारत और चीन गतिरोध मसले की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए दोनों सदनों के नेताओं की बैठक मंगलवार को होगी। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ने सदन की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि सभी माननीय सदस्यों, संसद में आने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों का भी कोरोना टेस्ट करवाया गया है। सभी दलों के नेताओं ने संसद के सत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए सहयोग करने का भरोसा दिया है। तो वहीं एक रुख करते हैं अहम खबर का, क्योंकि कोविड-19 की वैक्सीन अगले साल की शुरुआत तक आने की उम्मीद जताई जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने ये जानकारी दी है और उन्होंने इस वैक्सीन के इस्तेमाल से जुड़े रिस्क को भी परखा है। उन्होंने भरोसा जताया है कि अगर किसी को भी इसके इस्तेमाल को लेकर आशंका हुई तो वो खुद का इलाज पहले डोज लेने से तैयार रहे। डॉक्टर हर्षवर्धन के मुताबिक वैक्सीन लॉन्च की गई, कोई फिक्स डेट नहीं है, लेकिन अभी उम्मीद यही है कि अगले साल की तिमाही तक ये वैक्सीन आ जाएगी।
पहली खेप उन लोगों को मुहैया करवाई जाएगी जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। पब्लिक के साथ सोशल मीडिया पर संडे संवाद के दौरान उन्होंने ये बात कही। उधर कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO और केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की शुरुआती दौर से ही गाइडलाइंस जो है वो जारी कर दी गई हैं। इसमें मास्क पहनने की अनिवार्यता और सोशल डिस्टेंसिंग के पालन को प्रमुखता से जगह दी गई है। इसी बीच रिसर्च में कहा गया है कि मास्क पहनने से इसके प्रसार को रोकने के साथ लोगों के शरीर की प्रतिरोधक क्षमता में भी मदद मिलेगी। उधर जम्मू कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देते रहते हैं और सुरक्षा बल आतंकियों की नापाक हरकतों को कामयाब नहीं होने देते। पूरी मुस्तैदी के से आतंकियों पर कड़ी नजर बनाए रखते हैं। पंजाब में भारत पाक सीमा पर स्थित अबोहर सेक्टर में भारी मात्रा में हथियार गोला बारूद मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर के जिला पूंछ के मंडेर सेक्टर में भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किए हैं। यही नहीं, हथियारों के साथ आतंकी संगठनों के लिए काम करने वाले 2 ओवरग्राउंड वर्करों को भी गिरफ्तार किया गया है। हालांकि सुरक्षा बलों ने अभी तक दोनों की पहचान साफ नहीं की है। ऐसा माना जा रहा है कि इन दोनों की मदद से सुरक्षा बल पूंछ में दूसरे आतंकी मददगारों का भी पता लगाएंगे। प्रारंभिक जांच में ये बात भी सामने आई है कि ये हथियार गुलाम कश्मीर से भेजे गए थे, लेकिन फिलहाल अब इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है और पूछताछ भी की जाएगी जो पकड़े गए हैं। उधर कोविड संकट के बीच जम्मू के कई नेताओं को आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन ने धमकी दी है। इनमें बीजेपी, कांग्रेस समेत कई नेताओं को सियासी गतिविधियां छोड़ने की धमकी दी गई है। पत्र में कहा गया है कि अगर वे ऐसी गतिविधियों को जारी रखेंगे तो उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। यह पत्र कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रमण भल्ला को उनके पार्टी मुख्यालय में दोपहर बाद हासिल हुआ। पत्र मिलने के बाद उन्होंने पीर मिठा पुलिस में इसकी शिकायत की। पीर मिठा पुलिस ने भी इसकी पुष्टि की है। उर्दू में यह पत्र हिजबुल मुजाहिदीन के लेटर पैड पर लिखा गया है। पत्र में लिखा गया है कि हमारा अभियान पंचायत के नेताओं की हत्या से शुरू हो चुका है, लेकिन आप लोग अपनी सियासी गतिविधियों से हमारे बीच में रुकावट बन रहे हैं। अगर आप सियासी गतिविधियां छोड़ देंगे तो हम आपको माफ करने की कोशिश करेंगे। हम किसी को बिना बताए नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, इसलिए हम आपको आग्रह करते हैं। भल्ला ने बताया कि उन्हें पार्टी मुख्यालय में शनिवार दोपहर बाद ये पत्र हासिल हुआ जो उनके नाम से पोस्ट किया गया था। पत्र के बारे में एसएसपी और स्थानीय पीर मिठा पुलिस की जानकारी दी गई है कि उन्होंने कहा है जानकारी देते हुए कि सरकार को नेताओं को पुख्ता सुरक्षा मुहैया करवानी चाहिए। उधर केरल में गोल्ड स्मगलिंग केस को लेकर सियासी बवाल बढ़ता ही जा रहा है। बीजेपी के छात्र संगठन एबीवीपी ने इस मुद्दे को लेकर जबरदस्त बवाल किया। केरल के उच्च शिक्षा मंत्री केटी जलील के स्थित घर के बाहर एक विरोध प्रदर्शन किया गया। जलील से प्रवर्तन निदेशालय ने गोल्ड केस में प्रोटोकॉल तोड़ने के आरोप को लेकर पूछताछ की थी। आपको ये भी बता दें कि गोल्ड स्मगलिंग केस को लेकर राज्य में मुख्यमंत्री पी बिजनन की सरकार गिरी हुई है। वहीं दोनों उनके खिलाफ विधानसभा में विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव भी पेश किया है। LAC का मसला जो है वो लगातार चर्चा में है। लद्दाख पर अमेरिकी अखबार न्यूज़बी की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक गलगाम घाटी में हुई हिंसक झड़प में चीन के करीब 60 सैनिक मारे गए थे। भारतीय सेना PLA पर भारी पड़ी थी। गलगाम में हुए एक्शन के बाद चीन खौफ में है। जानकारी के मुताबिक ब्लैक टॉप और हेलमेट टॉप के आसपास चीन अपनी गतिविधियां बढ़ा रही है। सैटेलाइट तस्वीरों में चीनी
कैंप दिखाई दे रहे हैं। फिंगर 4 इलाके में मौजूद चीनी सैनिकों पर लगातार नजर रखने के लिए प्रवर्तन चोटियों और सामरिक ठिकानों पर भारतीय सेना ने अतिरिक्त कुमुज भेजी। पैंगोंग झील के उत्तरी किनारे पर फिंगर 4 से फिंगर 8 तक के इलाकों में चीनी सैनिक मौजूद हैं, लेकिन कई ऊंची चोटियों पर भारतीय सेना के नियंत्रण के बाद चीन की चिंता बढ़ रही है। दरअसल चीन का फिंगर एरिया को लेकर अड़ियल रुख है। चीनी सेना फिंगर 4 से पूरी तरह पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। सूत्रों की माने तो चीनी सेना का दावा है कि फिंगर 8 से फिंगर 5 तक उससे वर्ष 1999 में सड़क बनाई थी। ऐसे में ये इलाका उसका है। भारत का आरोप है कि चीन ने ऐसा कर दोनों देशों के बीच LAC की शांति को लेकर हुए समझौते का उल्लंघन किया है, क्योंकि मौजूदा तनाव से पहले तक चीन सेना फिंगर 8 के पीछे यानी कि सिरजैप और खुरनाक फोर्ट पर तैनात रहती थी। उधर राज्यसभा विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने संसद के मानसून सत्र के आयोजन को लेकर कहा है कि इस सत्र की अलग तरह की परिस्थितियां आयोजित किया जा रहा है। कांग्रेस के पूर्व महासचिव आजाद ने रविवार को यह बात कही। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि संसद का सत्र विचित्र परिस्थितियों में आयोजित हो रहा है। पूरे देश में भय का माहौल है, सांसदों में भी डर है, लेकिन देश और दुनिया में स्थिति बदल चुकी है और ये जरूरी है कि इस पर चर्चा की जाए। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी, लद्दाख में भारत चीन के बीच तनाव में गिरती GDP, महंगाई और नई शिक्षा नीति, ये सदन के सामने कुछ मुद्दे हैं जिनके बारे में देश की जनता सुनना चाहेगी और संसद सदस्य चर्चा करना चाहेंगे। उधर महाराष्ट्र में मुंबई के पूर्व नौसेना अधिकारी मदन शर्मा पर हुए हमले को लेकर रविवार को शिवसेना नेता संजय राउत का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र एक बड़ा राज्य है, ये किसी के साथ भी हो सकता है। क्या आप जानते हैं कि ये यूपी में कितने पूर्व सैनिकों पर हमले हुए हैं, लेकिन रक्षा मंत्री ने उन्हें फोन नहीं किया। महाराष्ट्र सरकार का मानना है कि किसी भी निर्दोष व्यक्ति पर हमला नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में कानून का हमेशा सम्मान किया जाता है। जो राज्य का प्रमुख है, जो संवैधानिक पद पर बैठा है, उसके बारे में रिस्पेक्ट रखे, आदर रखे और बात करें। अगर आप जिस ढंग से बात करते हो, बदनामी करते हो, कीचड़ उछालते हो, और अगर उसके बाद अगर लोगों के मन में कोई गुस्सा पैदा होता है, तो आप सरकार को क्यों दोष देते हो? उसमें सरकार का क्या संबंध है, मुझे बताइए। शिवसेना से जोड़ रहे हैं वो, जो शिवसेना ने हमला किया है। तो किसी ने अगर हमला किया है तो हमको पूछकर तो नहीं किया है ना। इतना बड़ा महाराष्ट्र है, ये किसी के साथ भी हो सकता है, हमारे साथ भी हो सकता है कभी, ऐसा नहीं। तो आप उसके सीधा संबंध सरकार से जोड़ते हो, मुख्यमंत्री से जोड़ते हो। उत्तर प्रदेश में आपको मालूम है कितने एक्स सर्विसमैन के ऊपर हमला हुआ है। वो जो कैप्टन की तो हत्या हो गई। उधर यूपी के लखीमपुर खीरी में जमीनी विवाद में पूर्व विधायक निर्वेंद्र कुमार मिश्र उर्फ मुन्ना की मौत के बाद 5वें दिन भी उनके पुत्र संजीव मिश्रा धरने पर बैठे रहे। वहीं धरना स्थल पर चिरंजीवी भगवान परशुराम चेतना पीठ के राष्ट्रीय महासचिव संतोष तिवारी पहुंचे, जिन्होंने प्रदेश में हो रही ब्राह्मणों की हत्या पर रोष जताया। वहीं उन्होंने पूर्व विधायकों के परिजनों के साथ रहकर आंदोलन में उनका सहयोग करने की बात कही। उन्होंने कहा कि जब तक पूर्व विधायक को न्याय नहीं मिल जाता, तब तक पूरी पीठ के लोग उनके साथ हैं और जरूरत पड़ी तो ब्राह्मणों को यहां धरना स्थल पर लाकर धरने को विशाल रूप दिया जाएगा। वो बेचारे क्षेत्र में इतने लोकप्रिय थे कि जिनकी गूंज लखनऊ तक थी। मेरे लखनऊ में मैंने बहुत से अपने बुजुर्ग चाचा जी लोगों से, जो बुजुर्ग लोग थे, जो पुराने लोग थे, उनसे जब पूछा इनके बारे में तो पता चला कि एक नंबर के बहुत ही ईमानदार व्यक्ति थे। चंदा मांग करके बेचारे चुनाव लड़ते थे और उनकी हत्या जिस प्रकार से कर दी गई और प्रशासन कह रहा है कि उनकी हत्या हार्ट अटैक से हो गई। तो मैं सिर्फ प्रशासन से ये जानना चाहता हूँ कि अगर उनकी हत्या हार्ट अटैक से हुई तो उनके बेटे को चोट कैसे लगी, और मैं कुछ नहीं जानना चाहता हूँ। और उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करता हूँ।
बता दें कि उत्तर प्रदेश में योगी राज है और रात में पुलिस की चौकसी और एहतियात में बलबूते बदमाशों के मंसूबे को एनकाउंटर कर योगी सरकार खत्म करने में लगी हुई है। तो वहीं सरकार खुद आधी रात सड़क पर निकलकर सड़क पर ही अपराध समीक्षा कर बदमाशों के दांत खट्टे कर रही है। प्रदेश की अपराध मुक्त करने में जुटी हुई है, जिसकी तस्वीर मथुरा से सामने आई है, जहां प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने 20 सड़क पर ही कोतवाली के अपराधों की समीक्षा कर सुरक्षा को और मजबूत करने के निर्देश पुलिस अधिकारियों को दिए। उधर यूपी के झांसी में बीजेपी विधायक ने घोटाले के आरोप लगाए हैं। दरअसल विधायक बीजेपी के जो हैं जवाहरलाल राजपूत का आरोप है कि कोरोना काल में कोरोना से बचाव के लिए यूपी ने जिले के अधिकारियों को बड़े पैमाने पर खरीद करने के आदेश दिया था, जिसमें विधायक का आरोप है कि जिले के बहुत से गांव में सैनिटाइजर और बाकी सामान व्यवस्था भी नहीं की गई, जबकि कागजों में कोरोना से बचाव के सामान बड़े पैमाने पर खरीदे गए हैं। खरीद में धांधली का आरोप लगाते हुए यूपी सरकार से मामले की शिकायत की है। शिकायत पत्र में कहा गया है कि सामग्री की खरीद में जिला प्रशासन के अफसरों और कर्मचारियों ने व्यापक हेराफेरी की है। धांधली हुई है, इसकी शिकायत अपन ने जिलाधिकारी झांसी और कमिश्नर झांसी को की थी। इसके बाद अपन ने शासन को भी पिछले दिनों जब लखनऊ गए तब शासन को भी ये अवगत कराया कि जो कोरोना के मध्य में गाँव की सैनिटाइज और ये सब सामान खरीदा गया है उसमें कहीं ना कहीं इसकी जांच होना चाहिए और इसके दरों में अंतर है। भारत में कोरोना वायरस के मामलों में वृद्धि लगातार जारी है, लेकिन इससे ठीक होने वाले मरीजों की संख्या में भी रफ्तार पकड़ी हुई है। मुंबई से सितंबर के बीच कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों का आंकड़ा अब 50,000 से बढ़कर 36 लाख हो गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी है। ठीक हुए मरीजों में से 98% 5 राज्यों से हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि भारत में कोविड-19 रिकवरी मई में 50,000 थी, जबकि सितंबर में 36 लाख तक पहुंच गई। देश में अब तक कोरोना संक्रमण से ठीक हुए मरीजों में 58% 5 राज्यों के, जिनमें तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश शामिल हैं। देश में कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या में दिन प्रतिदिन इजाफा हो रहा है। हालांकि देश में इस वक्त कोरोना वायरस से संक्रमित होने से ज्यादा संख्या कोरोना से ठीक होने वाले लोगों की है। कर्नाटक के कोप्पल जिले में 105 वर्षीय एक महिला ने अपने घर पर वायरस संक्रमण से इलाज के बाद पूरी तरह ठीक हो गई। महिला कोप्पल तालुक से काटकरी गांव में कमलम्मा की निवासी हैं। आधिकारिक सूत्रों के माने तो बुजुर्ग महिला को बुखार था, जिसके बाद उसे परीक्षण से गुजरना पड़ा। परिणाम पिछले सप्ताह सकारात्मक आया। अब उन्होंने अपने बेटे के घर पर घरेलू अलगाव के तहत इलाज करवाया। पोते श्रीनिवास हयाती, जो पेशे से एक डॉक्टर हैं, उनकी देखरेख में घर पर उपचार के बाद कमलम्मा ठीक हो गई और उसकी परीक्षण रिपोर्ट अब नेगेटिव आई है। बंगाल में एक बार फिर कोरोना वायरस के 3,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। राज्य स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किए गए मेडिकल बुलेटिन के अनुसार पिछले 24 घंटे में 3,161 नए मामले सामने आए हैं और 59 लोगों की मौत हो गई है। इसी के साथ राज्य में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 1,99,000 तक पहुंच गया है, जिसमें 23,521 एक्टिव केस हैं। वहीं मरने वालों की संख्या बढ़कर 3,887 हो गई है। दूसरी ओर पिछले 24 घंटे में 3,042 मरीजों को छुट्टी दी गई है। इसके बाद राज्य में कोरोना से ठीक होने वाले रोगियों की संख्या बढ़कर 1,72,085 हो गई है। रिकवरी रेट बढ़कर 86.26% हो चुका है।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कोरोना को लेकर नया प्रोटोकॉल जारी किया है। इसमें लोगों को च्यवनप्राश खाने के साथ साथ योगासन और प्राणायाम की भी सलाह दी गई है। साथ ही लोगों को टहलने और मास्क लगाने के इस्तेमाल के साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए भी कहा गया है। दरअसल कोरोना से ठीक होने के बाद भी कई मरीजों में कमजोरी, बदन दर्द, खांसी और सांस लेने में परेशानी जैसे लक्षण दिख रहे हैं। हालांकि इन मामलों की संख्या सीमित है, लेकिन इस पर शोधकर्ताओं ने अनुसंधान शुरू कर दिया है ताकि जरूरी कदम उठाए जा सके। साठ में 60 खबरों में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। नई ऊर्जा, नई ताकत का एहसास एक्स प्लस गोल्ड किट बना है पुरुषों के लिए खास। कैप्सूल, ऑयल, क्रीम और पाउडर, 30 सालों से मर्दों का भरोसेमंद एक्स प्लस गोल्ड किट मेडिकल स्टोर्स में उपलब्ध। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। ब्रेक के बाद आपका 60 में 60 खबरों में स्वागत है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका PLC की ओर से विकसित की जा रही कोविड-19 की वैक्सीन का ट्रायल शुरू किया गया है। बता दें कि ब्रिटेन में एक वॉलंटियर के बीमार होने के बाद रोकना पड़ा था, लेकिन अच्छी बात यह है कि इसे दोबारा से शुरू किया जाएगा। इस संबंध में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का बयान सामने आया है। दरअसल ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की तरफ से जारी किए गए एक बयान में कहा गया है कि ऑक्सफोर्ड कोरोना वैक्सीन के ट्रायल ब्रिटेन के सभी परीक्षण केंद्रों में फिर से शुरू किए जाएंगे। हालांकि इसका समय अभी नहीं बताया गया है। बात बिहार की, जहां मुंगेर पुलिस अधीक्षक लिपि सिंह के निर्देश पर की गई कार्रवाई के दौरान फरार नक्सली पप्पू यादव को गिरफ्तार किया गया है। पप्पू यादव के साथ 2 अपराधी और भी गिरफ्तार हुए हैं। पप्पू यादव की योजना बांका के बेलहर में एक व्यापारी के घर डकैती डालने की थी। डकैती डाले जाने की योजना से जुटे अपराधियों को तत्काल गिरफ्तार कर एक बड़ी वारदात को टाल दिया गया। पुलिस अधीक्षक लिपि सिंह ने बताया कि संग्रामपुर नहर के पास कुछ अपराधियों के जमावड़े की सूचना मिली थी। सूचना मिलने के बाद तारापुर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी पंकज कुमार के नेतृत्व में छापामारी दल का गठन किया गया और इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। संग्रामपुर थाना क्षेत्र में कुछ असामाजिक तत्वों के जमावड़े की सूचना थी कि वो किसी घटना को अंजाम देने वाले हैं। SDPO तारापुर के नेतृत्व में एक गठन किया गया एक टीम का, जिसमें थानाध्यक्ष खड़गपुर, कंगटा एवं जिला सूचना इकाई के लोग मौजूद थे। उनके द्वारा जब छापामारी की गई तो वहाँ से अपराधी पप्पू यादव
चंदन भगत और श्याम सुंदर सिंह को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से एक 7.65 mm की पिस्टल, 2 देसी पिस्टल, एक मैगजीन तथा 2 गोलियां बरामद की गई हैं। पप्पू यादव का पुराना आपराधिक इतिहास रहा है। वो हत्या, डकैती और भाकपा माओवादी के साथ भी जुड़े हुए इसके खिलाफ मामले थे। पूर्व में खड़गपुर में पुलिस। बिहार चुनाव की तैयारियों में सभी पार्टियों के नेता लगे हुए हैं, लेकिन जनता के लिए 5 साल पहले किए गए वादे पूरे हुए या नहीं। सरकार ने चुनाव से पहले आदिवासी समाज को सभी योजनाओं का लाभ दिलवाने और नई योजनाओं लाने की बात की थी, लेकिन आदिवासी समाज के घर LPG गैस की व्यवस्था नहीं है और ना ही सरकार की आवास योजना का लाभ मिल सका है। ऐसे आरोप लग रहे हैं। अब एक बार फिर से चुनाव आने वाले हैं, इसको लेकर आदिवासी समाज में नाराजगी देखने को मिल रही है। मदद दिया जाएगा, मदद कितना मिल पाया? मदद कहाँ सर, हमको अभी कुछ मदद नहीं मिला है सर। इंदिरा आवास का मकान मिला है? इंदिरा आवास भी नहीं मिला है। और उज्ज्वल योजना के तहत गैस मिला है? गैस भी नहीं सर। तो खाना आप अभी चूल्हा में बना रहे हैं? हाँ, अभी चूल्हा मेरी तो आपने उसके लिए अप्लाई किया है या आपने जो मुखिया है या जो भी नेता है उनको बोले हैं? नहीं बोले हैं सर। मेरा अभी कुछ ये सब आधार कार्ड सब कुछ नहीं बना है। तो अभी हम खास करके किशनगंज जिला के अंतर्गत जो कहेंगे, खास करके SC/ST धारा के संबंध में SC/ST के लोग जो शोषित हो रहा है, पीड़ित हो रहा है, उन लोगों का जो है केस हो रहा है हरिजन थाना में। और उसको हमको जहाँ तक जानकारी, हम जितना जानते हैं, देखे हैं और हमसे लोग मिलते हैं कि उसको केस दायर करने के बाद ST थाना में उसको दबा दिया जाता है या फिर उसको घोष खा करके जो उसको दबा देता है, बिल्डिंग किया जाता है। दूसरा जो है जहाँ FIR हो चुका है, जिसको हर SC/ST के तहत उसको मतलब जो गिरफ्तार होना चाहिए था, वो आज जो है 6 महीना, 3 महीना, 4 महीना बीतने को जा रहा है, जो मेरे नज़र में देख रहे हैं कि आज तक गिरफ्तार नहीं हुआ। तो मेरे कहने का मतलब है जितना लोग परेशान है, SC/ST का तहत जो है लोगों को अभी भी कानून पर बहुत भरोसा है, परंतु वो भरोसा को अभी कायम रखने के लिए। रुख पंजाब का करते हैं, जहां कपूरथला में 6 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। बता दें कि 20 रुपए का लालच देकर 2 लोगों ने मासूम को साथ बुलाया और दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। वहीं मासूम को खतरे से बाहर लाने के लिए रात भर सिविल अस्पताल कपूरथला के डॉक्टरों को मशक्कत करनी पड़ी, तब जाकर पूरी स्थिति कंट्रोल में आई। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। साइकिल पे आया, बच्चे को लालच देके 20 रुपए। पश्चिम बंगाल में हुगली जिले के गोघाट रेलवे स्टेशन के पास के जंगलों से एक व्यक्ति का शव पेड़ से लटकता हुआ मिला। वहीं बीजेपी नेताओं का कहना है कि मृतक गणेश राय बीजेपी के सक्रिय सदस्य थे। साथ ही बीजेपी नेताओं का आरोप है कि ये आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या है और इस हत्या के पीछे टीएमसी कर्मियों का हाथ है। बीजेपी कर्मी का शव बरामद होने की घटना के बाद से इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। बहरहाल पुलिस ने मृतक के शव को बरामद कर उसे पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया और मामले की जांच में जुट गई। कोरोना वायरस के चलते हुए लॉकडाउन में भारतीय रेल की सभी ट्रेनें बंद कर दी गई थी। ऐसे में 174 दिन के बाद धनबाद से चलकर फिरोजपुर पंजाब तक जाने वाली गंगा सतलुज एक्सप्रेस शुरू हो गई है। इस ट्रेन के लिए अमेठी रेलवे स्टेशन से कुल 36 पैसेंजर ने अपनी सीट पर बुकिंग करवा रखी थी, जिसमें 29 यात्री टर्न अप हुए। यात्रियों का कहना है कि ट्रेन चलने से ये सुविधा तो हुई है, लेकिन असुविधाओं का भी अभाव है। सेफ्टी अपने आदमी को अपने आप चाहिए। सरकार कहाँ तक सेफ्टी करेगी? अपने आप को सेफ्टी रखनी चाहिए। सेफ जाएं, सेफ आवें, तो सरकार की मदद करें। आज पहली बार ट्रेन अमेठी आ रही है 6 महीने के बाद। जी जी जी। तो क्या कैसा महसूस हो रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और स्टाफ ने बड़ा कोऑपरेशन दिखाया, चेकिंग की। नहीं चलती थी ये
उधर यूपी के आगरा में दिव्यांग की जमीन पर दबंगों ने कब्जा कर रखा है। दरअसल मामला थाना बरहन का है, जहां दिव्यांग की जमीन पर दबंगों ने कब्जा कर लिया और पीड़ित दिव्यांग पर कई बार कब्जे की प्रशासनिक अधिकारियों से शिकायत की गई, लेकिन प्रशासन सही जांच कर दबंग पर कार्रवाई करने से बच रहा है। वहीं पीड़ित हेत सिंह का आरोप है कि राजस्व अधिकारी दबंग से मिले हुए हैं, जिससे चलते उसे न्याय नहीं मिल रहा और दूर दूर भटक रहा है और पीड़ित को न्याय नहीं मिल रहा। ये बात आज सबके सामने है। बता दें कि पीड़ित ने चेतावनी देते हुए ये भी कहा है कि अगर न्याय नहीं मिला तो वो अपनी जान दे देगा और अपने साथ कोई अनहोनी घटना घट करने की भी उसने बात कही है और ये भी अंदेशा जताया है कि जो दबंग है, जो कब्जा उसकी जमीन पर कई करे बैठे हैं, वो भी उसको डरा रहे हैं और उसके साथ कोई घटना घटित हो सकती है। मेरा जमीन का नोट है, मेरा पड़ोसी खेत वाला मेरे खेत पे जबरदस्ती कब्जा कर रहा है गुंडागर्दी तौर पर, और मैंने उसके लिए तहसील में एसडीएम साहब से, तहसीलदार साहब से कई बार एप्लीकेशन ली है, मगर मुझे आश्वासन दे दिया जाता है हाँ आज कल काम बंद करा देंगे, कल काम बंद करा देंगे, कभी कहते 24 की कार्रवाई कर पूरे। उधर बिहार के नवादा नगर थाना क्षेत्र में बड़ी घटना को लुटेरों ने अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि लूटपाट के दौरान एक बुजुर्ग व्यक्ति की हत्या कर दी गई। मौके पर पहुंचे थाना प्रभारी तारेश्वर तिवारी और डीएसपी उपेंद्र प्रसाद ने बारीकी से जांच करते हुए शव को कब्जे में ले लिया। वहीं डीएसपी उपेंद्र प्रसाद ने बताया कि हत्या की ये वारदात शिवनगर मोहल्ले में हुई। लूटपाट की वारदात और बात सामने आई है। मामला अनुसंधान में है और आगे की बारीकी से जांच की जा रही है। जानकारी मिला कि मैंने ये घर बाहर से बंद था जी, घर में जो है उस वक्त थे उमेश सिंह जी, उनको मार दिया और क्या मार दिया, लूट लिया है सामान। मतलब इनको हत्या में चोर लोग कर दिया, चोरे लोग ने किया, डकैती किया। और उधर हरियाणा में बर्खास्त पीटीआई ने सरकार के रवैये के विरोध में कर्मचारी संगठन के साथ मिलकर विरोध प्रदर्शन किया। सुबह 10 बजे से ही पुरानी अनाज मंडी में अलग अलग जिलों में से कर्मचारियों ने आना शुरू कर दिया। सुरक्षा के लिहाज से भारी पुलिस बल भी यहां तैनात किया गया था और प्रमुख मार्गों पर बैरिकेड लगा दिए गए थे। सर्व कर्मचारी संघ के राज्य प्रधान सुभाष लांबा ने बताया कि 90 दिन के से लघु सचिवालय के बाहर क्रमिक अनशन पर बैठे पीटीआई बहाली की मांग कर रहे हैं। सरकार के अड़ियल रवैये के कारण किसानों की आवाज दबाने का प्रयास किया जा रहा है, तो वहीं सरकार की अनदेखी के चलते सभी पीटीआई अध्यापक अपने परिवार के साथ धरना देने को मजबूर हो गए हैं। आप ये तस्वीरें भी देख रहे हैं। यहाँ पर पीटीआई विधायक अपनी मांगों को लेकर इकट्ठा हुए और जिस तरीके से लगातार उन्होंने प्रदर्शन किया है, आज पूरे राज्य के विधायक जो हैं करनाल के एक अनाज मंडी में इकट्ठा हुए। हालांकि कोरोना वायरस के चलते इस तरह के धरने जो हैं खतरनाक हो सकते हैं, क्योंकि कुछ लोगों ने यहाँ पर जिस तरीके से देखा गया, जो तस्वीरें सामने आई, मांगे जरूरी हैं लेकिन सुरक्षा का यहाँ पर जो एक लिहाज था वो भी देखने को जो है लोगों के अंदर नहीं मिला और सरकार चुप्पी साधे हुए है। क्या जवाब सरकार का होगा, मांगे मांगेगी या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। उधर यूपी के ललितपुर में पुलिस ने अभियान के दौरान एक अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है, जिसे अभियान के दौरान पुलिस ने एक अभियुक्त के गिरफ्तार भी किया है और उसके पास से 3 अद देसी तमचा और 315 बोर और 1 अदद 12 बोर तमंचा, अदबना और शस्त्र बनाने के उपकरण बरामद किए हैं। वहीं अभियुक्त की गिरफ्तारी और अवैध शस्त्र बरामदगी करने वाली टीम को पुलिस अधीक्षक ने नगद पुरस्कार से सम्मानित किया है। जनपद ललितपुर में अपराधियों पर लगातार अंकुश लगाने की कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। इसी क्रम में थाना जखौरा को एक सूचना मिली कि एक स्थान पे
हरिजन स्थान पे एक व्यक्ति अवैध शस्त्र फैक्ट्री चला रहा है और वहाँ पे अवैध तमंचे वगैरह निर्मित किए जा रहे हैं। इस सूचना पे वहाँ पे रेड कराई गई, वहाँ पे एक व्यक्ति गिरफ्तार किया गया और उसके पास से 3 बने हुए 315 बोर के तमंचे और एक अधबना तमंचा 12 बोर का बरामद हुआ। फैक्ट्री के जो अन्य सामान है वो भी बरामद हुए। इसमें उधर महाराजगंज अनुमंडल मुख्यालय शहर की मुख्य सड़क राजेंद्र चौक से पंसनौली नहर तक है, जो पिछली कई बरसातों से जर्जर हालात में है। महाराजगंज सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के करीबी 8 करोड़ की लागत से बनने वाले पीसीसी सड़क का शिलान्यास किया गया। इस सड़क से लोगों को आने जाने में अब सुविधा होगी। पिछले लंबे समय से सड़क का खस्ताहाल था, जिसकी वजह से लोगों को आने जाने में परेशानी होती थी। खराब सड़क की वजह से दुर्घटनाएं भी होती थी। अब शिलान्यास से स्थानीय जनता को एक राहत की उम्मीद है और यहां पर काम भी शुरू हो गया है। छूट जाता है, लोगों को परेशानी हो जाती है और लोगों को अच्छा रोड भूल जाता है या खराब इतना ही रोड याद उनको यात्रा भर रहता है। कितना खराब रोड है, कितना खराब रोड है, इसकी चर्चा करने के लिए लोग बात हो जाते थे। और मैंने इसकी जब चर्चा की तो मेरे मित्रों धन है कि हम नेतृत्व जो आज इस बिहार में और देश में चल रहा है, इतना छोटा रोड। उधर मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के बीड़ में रेलवे गेट पास प्रधान आरक्षक के साथ मारपीट की घटना सामने आई है। इस कड़ी में एसडीपीओपी राकेश पेंड्रो ने बताया कि प्रधान आरक्षक पुलिस चौकी बीड़ में कार्यरत है। प्रधान आरक्षक सेहजला से ड्यूटी करते लौट रहे थे, तब रेलवे गेट के पास भीड़ दिखाई दी। तस्दीक करने पर पता चला कि यहां जुआ खेला जा रहा था, जिसके बाद प्रधान आरक्षक के पहुंचते ही जुआ खेल रहे रेलवे कर्मचारियों ने उनके साथ धक्का मुक्की कर मारपीट की। एसडीओपी ने बताया कि फिलहाल इस मामले में 10 लोगों के खिलाफ नाम सामने आए हैं, उनकी जांच की जा रही है और जल्द ही वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। चौकी भीड़ से हमारे जो आरक्षक प्रधान आरक्षक वो सहेजला से वापस आ रहे थे ड्यूटी करके। उसके बाद जो रेलवे क्रॉसिंग है वहाँ पर केबिन है, वहाँ पर काफ़ी भीड़ भाड़ जमी हुई थी। तस्दीक करने के उद्देश्य से प्रधान आरक्षक अंदर गया और वहाँ पर लोग जुआ खेल रहे थे, उसमें कुछ ताश पत्ते और पैसे आदि भी थे। तो पुलिस को देखकर उनके द्वारा अचानक आक्रोशित रूप से उनमें धक्के मुक्की मारपीट आदि की गई थी। वहाँ पर बाद में रेलवे ट्रैक में भी अलग से उनके द्वारा मारपीट की गई थी। इसमें कुछ 10 लोगों के नाम अभी सामने आए हैं, कुछ लोगों को थाने में लाया गया, उसका पूछताछ की जा रही है। बिहार के छपरा के मशरक थाना परिसर में रविवार की सुबह छापों में पकड़ी गई भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब और देसी शराब को नष्ट किया गया। मशरक थानाध्यक्ष ने बताया कि विभिन्न छापों में जब्त की गई देसी शराब और अंग्रेजी शराब का विनिष्टीकरण किया गया। तमाम शराब और डब्बे को नष्ट करने के बाद जेसीबी से जमीन के अंदर गड्ढे अपशिष्टों तक ढक दिया गया। के परिसर में नई उत्पाद नीति के तहत पकड़े गए विभिन्न कांडों में देसी और विदेशी शराब के कुल 19 मामलों के अंतर्गत पकड़े गए कुल 2630.6 लीटर विदेशी और 69 लीटर देसी शराब का विनिष्टीकरण। प्रखंड विकास पदाधिकारी मशरक एवं अंचलाधिकारी मशरक। उधर यूपी के आगरा में पुलिस ने आपराधिक वारदातों पर अंकुश लगाने के लिए कमर कस ली है। दरअसल अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए सदर सीओ सदर महेश कुमार ने नई पहल शुरू की है। वहीं क्षेत्र अधिकारी सदर महेश कुमार ने आगरा कैंट रेलवे स्टेशन से बाहर टेम्पो चालकों के साथ सीधा संवाद किया। वहीं सीओ सदर ने आगरा कैंट रेलवे स्टेशन के आसपास के टेम्पो चालकों को अपना पुलिस मित्र बताया। टेम्पो चालकों के साथ खुले विचारों के साथ संवाद किया और टेम्पो चालक मित्रों को हर संभव मदद देने का भरोसा भी दिलाया। पुलिस वालों को हमेशा ये बात कहता हूँ होती है, तो इन लोगों का हम सहयोग चाह रहे हैं। उनसे मेरे सीधा संवाद किया कि हम उनका सहयोग करेंगे, पुलिस उनको सहयोग करेगी हर मामले में, वो हमारा सहयोग करें। एक दूसरे के सहयोग से हम एक अच्छी व्यवस्था बना सकते हैं।
क्योंकि हज़ारों की भीड़ में हमसे ज़्यादा ये लोग हैं, हज़ारों की संख्या में। हम अगर ये चाहेंगे हमें सेव करना तो ये आराम से हमें बता सकते हैं कि हाँ कौन अपराधी यहाँ, कौन ऐसा आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति यहाँ घूम रहा है, ये घटनाएं कौन कर सकता है, कौन कर रहा है। तो हम इनके सहयोग से अपराधियों तक पहुँच सकते हैं, उनको पकड़ सकते हैं और अपने शहर के लोगों को बहुत शांतिपूर्ण जीवन दे सकते हैं। उधर बिहार के भागलपुर में पुलिस जिला नवगछिया और कटिहार जिला के वार्डर पर कुर्सेला थाना क्षेत्र में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हो गई। वहीं इस मामले में कटिहार के एसपी विकास कुमार ने बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही कुर्सेला पुलिस को नवगछिया पुलिस ने सहयोग में अपराधियों की घेरेबंदी के लिए भेजा गया, लेकिन सभी अपराधी भागने में कामयाब रहे। हालांकि कटिहार और नवगछिया पुलिस संयुक्त रूप से अपराधियों को दबोचने के लिए अपना सर्च ऑपरेशन चला रही है। घटना है हमारे नदी थाना में 217 एक केस है, उसी में एक नाव जब्त थी, उसको ले करके ये लोग अपने थाना जा रहे थे, नदी थाना। तो उसी बीच में नदी में कुछ हमको लगता है असामाजिक तत्व हैं जो पुलिस के ऊपर में फायरिंग किए, ठीक है ना। पुलिस के तरफ से भी कुछ फायरिंग हुआ है, तो अपराधी तो भाग। उधर हरियाणा के चरखी दादरी में पीटीआई अध्यापक पिछले 3 महीनों से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। चरखी दादरी के पीटीआई अध्यापक सज्जन कुमार ने बताया कि जिले में 60 से 70 गाड़ी पीटीआई अध्यापक सीएम आवास के घेराव के लिए निकले, तो वहीं उन्होंने बताया कि साथ ही अन्य कर्मचारी संगठनों के साथ भी लोग सीएम आवास के घेराव के लिए पहुंचे। पीटीआई अध्यापक सज्जन कुमार का कहना है कि काफी समय से हम अपनी सेवा को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार हमारी ओर कोई ध्यान नहीं दे रही। भविष्य में जो बड़ौदा का उपचुनाव है उसमें सभी पीटीआई चारों कोणों से 4 जत्थे चलाकर पूरे जनता के बीच में ये बताएंगे कि सरकार ने 10 साल की सेवाओं के बाद जिनकी कोई कसूर ना होते हुए इन 1983 पीटीआई को पेट पर लात मार के इनके चूल्हे में पानी गिर दिया है। तो हम ये कहना चाहते हैं सरकार को आने वाले भविष्य में अगर सरकार। उधर उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में खेड़ा गांव में प्रेमी और प्रेमिका की मौत की सनसनी फैल गई। दरअसल जहां प्रेमी ने अपनी प्रेमिका को जिंदा जलाकर मौत के घाट उतार दिया और पुलिस ने पकड़े जाने के डर से ट्रेन के आगे कूदकर प्रेमी ने खुद आत्महत्या कर ली। वहीं गांव वालों की माने तो एक लड़की का जला हुआ शव मिला जिसे जलाकर मार दिया गया। वहीं एसपी ने मामले के बारे में जानकारी देते हुए दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया और आगे की जानकारी के अनुसार और बयानों के आधार पर कार्रवाई शुरू कर दी। मामला यही है कि यहाँ लड़की को जला दिया गया है और काफ़ी दिक्कतें हुए, मतलब कि यहाँ पे कभी ये नहीं हुआ, जला दी गई है। जलाने के बाद काफ़ी अब सुबह उसके पास काफ़ी था, नाबालिग थी, मतलब कि 18-17 साल की लड़की थी। यहाँ रात में लोग बताया जाता है कि रात में आए जलाया गया, जला दिया गया, शोषण लेकिन किया गया है। ये बात जनपद फतेहपुर थाना क्षेत्र अंग के मकवा खेड़ा गाँव में एक मामला सामने आया है, जहाँ पर एक 25 वर्षीय युवक जिसका नाम रामू धीरेन्द्र है, उसने एक 20 वर्षीय युवती की हत्या कर दी एवं इसके पश्चात मामला खुलने पर गांव के ही बगल से जाने वाले एक ट्रैक पर जाके उसने आत्महत्या कर ली। पुलिस द्वारा शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया जा रहा है। उधर पंजाब के होशियारपुर की ऊंची बस्ती की मुकेरियां हाइडल नहर में एक गाड़ी नहर में गिर गई। गाड़ी में सवार दोनों नौजवानों की नहर में डूबने की आशंका है। वहीं डीएसपी अनिल भरनोट ने जानकारी देते हुए बताया कि हमने एक्शन एरीगेशन के में से नहर में पानी का बहाव कम करने की मांग की है। वहीं पुलिस ने गोताखोरों को बुलाया और युवकों की तलाश में जुट गई। ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਸਰਬਜੀਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਰਾਇਣਗੜ੍ਹ ਦਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਰਾਸਕਰ ਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਅੰਧੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਸਰਨਡ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਚੀਫ ਹੈਗੇ, ਮੇਰੀ ਪਰਸਨਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਫਲੋ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਬੰਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਭੇਜਦਾ, ਉਹ ਮੌਕਾ ਦੇਖ ਜੂਗਾ। ਤੇ उधर बिहार के मुंगेर में सरकार महादलितों के उत्थान के लिए कई तरह की योजनाएं चला रही है।
महादलितों के उत्थान को लेकर बड़े बड़े दावे भी किए जा रहे हैं, लेकिन हकीकत ठीक विपरीत है। दरअसल पूरा मामला धोनी पंचायत का है, जहां सड़क, पानी और वृद्धा पेंशन और आदि ऐसी मूलभूत सुविधाओं का घोर अभाव है। यहाँ के ग्रामीणों का कहना है कि धोनी पंचायत के मुखिया सौतेला व्यवहार करते हैं। हम लोग मुखिया के पास जाते हैं और वहां से हमें फटकार लगाई जाती है। एगो बेटो होला तो खा के बैठी है गरिया यार बोले के समांग नहीं। तो ब्लॉक जाते हैं, अधिकारी के पास कभी गए? हाँ। तो क्या बोलते हैं? बोले कल के मिलेगा, तब की करिए। अभी तक आपको पेंशन नहीं मिल रहा है? नहीं, 3 साल से नहीं मिल रहा है। उधर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में विद्युत विभाग की ग्राहकों पर कार्रवाई शुरू हो गई है। 2020 में जिसने बिल नहीं जमा करवाया है उस पर कार्रवाई करते हुए कनेक्शन काटे जा रहे हैं। विद्युत विभाग की ओर से अब तक 1600 से अधिक उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटे जा चुके हैं। लॉकडाउन के दौरान विद्युत विभाग की कार्रवाई बंद थी, लेकिन लॉकडाउन के खुलते ही विद्युत विभाग एक्शन मोड में आ गया है और बिजली बिल जमा नहीं करने वाले उपभोक्ताओं के खिलाफ कार्रवाई कर कनेक्शन काट रहा है। तो बहुत महत्वपूर्ण विषय है और राजस्व की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसलिए ये हमें विशेष ड्राइव चलाना पड़ा। लेकिन इस विशेष ड्राइव का मतलब ये नहीं है कि बाकी समय में नहीं, ये कि स्पेसिफिक लिस्ट दी गई थी कंज्यूमर्स की, उस पर काम किया गया। वैसे ये महीने साल के। उधर हरियाणा के सिरसा में गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए सीएम फ्लाइंग और गुप्तचर विभाग संयुक्त रूप से कार्रवाई कर रहे हैं। दरअसल कृषि विभाग के एसओडी ने बताया कि एक गुप्त सूचना मिली थी जिसकी अनाज मंडी की दुकान में अवैध पेस्टिसाइड है। वहीं सूचना के आधार पर कार्रवाई करने पर 36 प्रकार के इंसेक्टिसाइड मिले जो कि एक्सपायर हो चुके थे। वहीं 900 क्विंटल अवैध रूप से रखा गया पेस्टिसाइड भी मिला। उन्होंने बताया कि 140A के पास को लाइसेंस भी नहीं है। उन्होंने बताया कि मामला दर्ज कर आगे की जांच के लिए सैंपल भिजवा दिए हैं और बनती कार्रवाई की जाएगी। यूपी के वाराणसी में एक पति ने जब अपनी पत्नी को मॉडलिंग की दुनिया में मुंबई जाने से रोका तो पहले महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना भेलेपुर के बड़ी गैवी इलाके की है, जहां मृतका के परिजनों का कहना है कि मृतका का पति अपनी मां के बहकावे में आकर पीड़िता को प्रताड़ित करता था, जिसे दुखी होकर उसने ये कदम उठाया था। किसी ने इसी बीच पुलिस को सूचना दे दी कि वहीं मौके पर पुलिस पहुंची और सबको फंदे से उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की कार्रवाई में जुट गई। उसकी माँ आई, बस उसी के बाद से जो इन लोगों में जहर घुलना शुरू हुआ, लड़के की माँ जब से आई, जो जहर घुलना शुरू हुआ उसके बाद फिर वो कभी नहीं बन पाए। आपका आरोप क्या है? उनके जो पति थे उनके पे क्या आरोप है आपका? उसका पति उसको बहुत प्यार करता था, बहुत मानता था, मगर बस। देश और दुनिया भर के इस बुलेटिन में 60 मिनट 60 खबरों में इतना ही। मुझे यानी सुनील कुमार हिमाचली को दीजिए इजाजत। धन्यवाद। और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज, सवालों की धार, खबरों की बौछार, सिर्फ मेरे साथ ANP न्यूज पर।